हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और मैं मोहम्मद अरशद आज आपके लिए वन शॉट लेक्चर के साथ में फिर एक बार प्रेजेंट हूँ। और ये वन शॉट लेक्चर आज का आपका रहेगा 2 मार्क्स के लिए। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये टोटल जो होंगे 7 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से 14 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। ए सेक्शन में ये क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेंगे क्योंकि लास्ट जो आपको लेक्चर डिलीवर किया गया था, मॉडल पेपर एक्सप्रेस किया था हमने, मॉडल पेपर को बताया था कि किस तरह से आएगा। तो उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ भी हमने आपको डिक्टेट किए थे। बाकी जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर जितने आए हैं और जो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं, तो वो सारी क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो आज लेकर प्रेजेंट हूँ। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो लेक्चर का टारगेट रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन को आपको बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और तो इसी तरह सीरीज में पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर एनओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, और ये भी बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है ये। एनओ यानी कि एनओ का बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है और उसको बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करने को आ सकता है। पैरामैग्नेटिक और बिहेवियर भी आ सकता है, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो NO है, ठीक है। आपको पता होना जरूरी है कि नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन में 7 होते हैं स्टूडेंट्स और ऑक्सीजन में 8 होते हैं। तो इस तरह से टोटल जो इलेक्ट्रॉन NO में बैठते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 7 नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में 8। तो यहां 16 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन्स यहां NO के केस में बैठे निकल कर आएंगे। अब इसमें कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है। NB और NA क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब इसे आपको पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये शो करना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जरूरी है। 15 को, क्योंकि 14 से ज्यादा है, तो सीक्वेंस मैंने बताया था स्टूडेंट्स कैसे कैसे फिलअप करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना पड़ेगा आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल लेते हैं इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO, 15 इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करें। पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आएंगे, फिर 2 सिग्मा स्टार 1s में, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में आएंगे, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s2 में। फिर 9th इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो करेगा पाई, लेकिन 14 से ज्यादा है तो सिग्मा 2px में जाएगा इलेक्ट्रॉन, राइट, सिग्मा 2px। फिर पाई 2py, पाई 2pz, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहां अगर आप काउंट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से फिल कर देंगे। देन आफ्टर 15th इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पाई स्टार 2py में, राइट, और पाई स्टार 2pz वैकेंट रह जाएगा, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2px भी खाली रह जाएगा। जितने भी विदाउट स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और जो स्टार, वो जो जितने भी विदाउट स्टार है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जो स्टार वाले
इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं वो कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर ले, वैसे भी 15 है तो 15 को तो आप डिवाइड कर सकते हैं 10 और 5 में, तो 10 क्या हो जाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 5 क्या हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए इसमें स्टार नहीं बना हुआ है तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 6 7 8 9 10 और 11 यहां पर क्योंकि ये इसमें स्टार बना हुआ है तो ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहां पर 10 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए 5 कौन कौन से होंगे, एक तो सिग्मा स्टार 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर सिग्मा स्टार 2s में और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई स्टार 2py में। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बैठते हैं जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका निकल कर आ गया 2.5, राइट। और अब यहां पर आपको यह बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ये इसमें इससे कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से देखना है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड है यानी कि जोड़े में है तो वो क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक। तो यहां से चेक करते चलें, देखिए सारे इलेक्ट्रॉन 2-2 की कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं यानी कि सारे पेयर्ड है, यहां तक तो पेयर्ड है। फिर यहां पर आगे जैसे देखते हैं आप, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा है अनपेयर्ड है, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई स्टार 2py, so it is पैरामैग्नेटिक, इसलिए क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द कायरल ड्रग्स। देखिए कायरल ड्रग्स जो है क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि कायरल कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे जो कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है ना। ये आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म यानी कि सेकंड यूनिट का ये क्वेश्चन बनता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एंड आइसोमेरिज्म। तो वहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कायरल ड्रग्स क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ कायरल ड्रग्स। देखिए कायरल ड्रग्स होते क्या है, सबसे पहले ये समझे। देखिए कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझना है। देखिए एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स, अगर उस कार्बन से जुड़ा हुआ सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, एक ए टाइप हो, दूसरा बी हो, तीसरा सी हो, चौथा डी हो। फॉर एन एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना, ग्लूकोज है, तो उसमें हर एक कार्बन से जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इट इज नॉन एज द कायरल सेंटर, यानी कि कायरल कार्बन कहलाएगा, कायरल कार्बन। और ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कायरल सेंटर होता है, कायरल कार्बन होता है, दे विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरह के कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है ना। तो कायरल ड्रग्स क्या होते हैं, कायरल ड्रग्स वो सारे ड्रग्स है जिसके अंदर कायरल सेंटर होता है, दैट मीन्स द कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो दोज ड्रग्स विच कंटेन्स द एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर, ऐसे ड्रग्स, ऐसे दवाइयां, ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर कायरल सेंटर होता है, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन होता है, जिससे जुड़े हुए जो अदर कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, रिजल्टिंग 2 to the power n+1 पेयर ऑफ एनेंसोमर्स। और इसमें जो एनेंसोमर्स की नंबर निकल कर आते हैं 2 to the power n-1। यहां पर n क्या होता है, कायरल सेंटर होता है। एग्जाम्पल से बहुत सारे मेडिसिन आप लेते हैं, जैसे साल्बुटामोल है जो कि कफ वगैरह के लिए यूज किया जाता है, लेवोसिट्राजिन जो है, ड्यूलेक्साइन है, आइब्रूफ्रेन है, आइब्रूफेन है, पेंसिलमाइन है, केटामाइन है, डोपा है, ये सारी वेल नोन मेडिसिन है, ड्रग्स हैं जो कि कायरल ड्रग्स के नाम से जानी जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि लगभग जितनी भी मेडिसिन या ड्रग्स आप लेते हैं उसमें से लगभग 60% कायरल ड्रग्स होती है। तो कायरल ड्रग्स वो है जिसके अंदर कायरल सेंटर होता है, राइट। और ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। ज्यादा इफेक्टिव कैसे होती है, देखिए एक थ्योरी प्रपोज की थी
इसके एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए और ये इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करके देखते हैं तो एसन एंड स्टेनमैन ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी कि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होते हैं कि जो 3 पॉइंट इंट्रैक्शन थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की थी, बाय विच द कायरल ड्रग्स कैन बी अंडरस्टैंड, जिसको कायरल ड्रग्स को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो होता क्या है इसमें, जो ड्रग होता है वो जब हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है, वो एक्टिव होता है, यानी कि वो टारगेट को जाकर अटैक करता है। उस टारगेट को जब एक्टिव एनेंसोमर कंडीशन में, एनेंसोमर कायरल ड्रग्स क्या होते हैं, एनेंसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एनेंसोमर फॉर्म में वो शो करते हैं। तो कायरल ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव साइट पर जहां पर उसको असर करना होता है वहां पर टारगेट करते हैं और उस साइट को से जाकर क्या करते हैं, ये इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अटैक करके उस एक्टिव साइट को। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर जब हमने कायरल ड्रग लिया, राइट, तो यहां पर जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होंगे, सपोज पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो ये क्या करता है, जो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप है ये जो बाइंडिंग साइट होती है जहां पर ये बॉडी को जाकर चिपकते हैं, यानी कि वहां जाकर अटैक करते हैं, वहां पर जाकर क्या करते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि उस एरिया को क्या करते हैं, कवर्ड करते हैं। तो ए, बी और सी, इस तरह से बॉडी में जो एक्टिव साइट होती है ना, इसे कहते हैं कायरल एनेंसोमर, यानी कि कायरल ड्रग्स। और ये क्या हो गया, ये हो गया ड्रग बाइंडिंग साइट, ड्रग्स बाइंडिंग साइट, जहां पर ड्रग अटैक कर रहा है। अगर हम इसका एनेंसोमर्स लेते हैं, यानी कि इसका मिरर इमेज लेते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, मिरर इमेज जो लेते हैं, तो मिरर इमेज में ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, बी एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, और यहां पर सी इधर आ जाएगा, ए इधर, यहां पर ये जो पॉइंट है सी, जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो सी तो इधर आ जाएगा, बी इधर रहेगा, और ये जो ए है वो इधर आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि बाइंडिंग साइड क्या है, ए साइड ये है, बी साइड ये है, सी साइड ये, तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये इससे तो मैच नहीं कर पाएगा, इससे कर लेगा लेकिन इससे नहीं कर पाएगा, तो बाइंडिंग साइट क्या हो जाती है, फेल होती है। तो यहां पर इनएक्टिव, ये जो एनेंसोमेरिक कंडीशन में निकल कर आते हैं कायरल ड्रग्स, राइट, तो इसका जो एनेंसोमर होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव नहीं होता, तो नो इफेक्टिव, राइट। तो यहां पर बाइंडिंग साइट पर जो एक्चुअली में क्या होता है कि जब क्योंकि कायरल ड्रग्स क्या करते हैं, कायरल ड्रग्स में एक्टिव साइट होती है, राइट, एक्टिव साइट, कायरल ड्रग्स में जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं वो कहीं पर जाकर बॉडी के अंदर जाकर अटैक करते हैं, तो एक्टिव साइट पर क्या करते हैं, बॉन्ड बनाकर उसको उस पर इफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इसका एनेंसोमर लेते हैं तो वो एनेंसोमर क्या होता है, वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, यानी कि सारे कायरल ड्रग्स जो है, यानी कि हर एक कायरल ड्रग का जो एनेंसोमेरिक फॉर्म होता है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो यहां पर आपको इतना ही लिखना है कि कायरल ड्रग्स वो होते हैं जिसके अंदर कायरल कम से कम एक कायरल सेंटर होता है, यानी कि एक कायरल कार्बन होता है, असिमेट्रिक कार्बन होता है, और वो एनेंसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसको हम डिफरेंट डिसीज को क्योर करने के लिए बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, यानी कि उसको मेडिसिन की तरह से लिया जाता है। इसके कुछ फेमस जो कायरल ड्रग्स है वो कौन कौन से, साल्बुटामॉल है, लेवोसिट्राजिन है, ड्यूलॉक्साइन है, आइब्रूफेन है, पेंसिलमाइन है, केटामाइन है और डोपार्ड, ये सारी फेमस मेडिसिन है जो कि हम अक्सर लेते हैं, अलग अलग बीमारियों को से बचाव करने के लिए लेते हैं, राइट। तो ये आपका कायरल ड्रग्स हो गया, राइट। अब आता है गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है ये होती क्या है एक्चुअल में,
देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मैग्नेटिक हटाकर आप केमिकल कर लेंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसका वर्क फंक्शन होता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एक सीरीज होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर बनाई जाती है स्टूडेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेटल को एक सीरीज में रख दिया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें जो ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो मेटल लाई करते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से डोनेट करने वाले होते हैं, जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। और इसके बीच बीच में जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, राइट। यहां पर जिंक है, फिर कॉपर है, फिर और आगे चलते हैं तो इनर्ट एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनर्ट मेटल आ जाते हैं, जस्ट लाइक प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड। सबसे लास्ट में यहां पर गोल्ड आता है। तो ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो ऐसी सीरीज जिसमें मेटल को एक सीरीज में रखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर इसको सीरीज में रखा जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें मेटल को उसकी रिएक्टिविटी के बेस पर रखा जाता है। यानी कि ऊपर जो वाले मेटल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले होते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले मेटल कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, राइट, एज कंपेयर टू दी गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेफर टू दी एक्टिविटी सीरीज is a list that describe the arrangement of element in order of increasing electrode potential। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, एक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि इंक्रीजिंग सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख दिया जाता है, मोस्टली मेटल को रखा जाता है। तो इससे जो सीरीज बनकर निकल कर आती है या लिस्ट बनकर आती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, देखिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से बाहर कर रहा है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तेजी से उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, राइट। जो नीचे है वो क्या है, वो रेड्यूसिंग पावर ज्यादा करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अच्छा तेजी से करते हैं। तो रेड्यूसिंग और यानी कि रिडक्शन कौन अच्छा करेगा, ऑक्सीडेशन कौन बेटर करेगा, कौन सा पॉजिटिव नेचर रख रहा है, कौन सा नेगेटिव नेचर रख रहा है। तो ये इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ निकाली जाती है इसके बेस पर। दूसरी चीज है आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ऊपर से नीचे तक जैसे ही जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए एक्टिविटी सीरीज का यूज करते हैं। तो यहां पर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन इसमें आएगा, अ वाटर सैंपल इज फाउंड टू कंटेन 40.5। देखिए ये नेक्स्ट यूनिट का है और इसमें एक न्यूमेरिकल है। एक वाटर सैंपल दे रखा है जिसमें 40.5 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, 14.6 मैग्नीशियम 14.6 कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और 14.6 जो है मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, 22.2 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट जो है 24 मिलीग्राम पर लीटर है और सोडियम क्लोराइड 18 मिलीग्राम पर लीटर है। कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल। हार्डनेस के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ज्यादातर 2 ही नंबर में आते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए हार्डनेस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहां पर। तो फॉर्मूला यूज वो है हार्डनेस ऑफ दिस सॉल्ट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ दी सॉल्ट। तो ये आंसर आपका आ जाएगा कैल्शियम
कार्बोनेट के इक्विवेलेंट, यानी कि ppm में आ जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पर देखते हैं कैसे करेंगे हम। देखिए एक टेबल बना ली जाए, सीरियल नंबर, सॉल्ट कौन सा है उसका नाम लिख देंगे, यहां का फॉर्मूला लिख देंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो लिख देंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसका वेट ऑफ द सॉल्ट कितना है, यानी कि सॉल्ट में कितना गिवन है, और यहां पर हम निकाल देंगे इसकी हार्डनेस। टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस निकालनी है। तो पहला सॉल्ट लेते हैं। देखिए पहला सॉल्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर वेट हम निकाले तो कितना आएगा। देखिए कैल्शियम का 40 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, कार्बन का 12 होता है, तो 12 2 जा 24, कार्बन का 24 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है 3 2 जा 6 एटम ऑक्सीजन के। तो इस तरह से ऑक्सीजन का होता है कितना 16 होता है। तो यहां पर टोटल को जब सबको प्लस करेंगे तो ये बैठेगा 162। मॉलिक्यूलर वेट इतना है। वेट ऑफ द साल्ट देखिए इसमें कितना है, तो वेट ऑफ द साल्ट है इसमें 40.5। अब इसकी हार्डनेस निकाल लेते हैं। तो हार्डनेस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 162 इंटू वेट ऑफ द साल्ट कितना है 40.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 ppm, राइट। अब दूसरा है, दूसरा साल्ट कौन सा है, दूसरा साल्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पहला, दूसरा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना है स्टूडेंट्स, MgHCO3, ये है 146, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और वेट ऑफ द साल्ट इसमें कितना दे रखा है 14.6। इसका भी हार्डनेस निकाल लेते हैं। तो हार्डनेस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 1446 है, और वेट ऑफ द साल्ट कितना है 14.6 है। जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 10 ppm। जब पॉइंट से हटाकर इधर 0 बढ़ा देंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 ही ppm आएगा। थर्ड इसमें है कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 40 होता है स्टूडेंट्स। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का निकाले तो क्लोराइड का 35.5, यानी कि 2 से 35.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 111 बैठेगा। तो यहाँ पर 111 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो वेट ऑफ द साल्ट कितना है 22.2। देखिए वेट ऑफ द साल्ट कितना है, यहाँ पर 22.2 है कैल्शियम क्लोराइड का। अब इसकी हार्डनेस कितनी है स्टूडेंट्स, तो हार्डनेस निकाल लें 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 111 इंटू 22.2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल है 20 ppm आ जाएगा। सीधी सी कैलकुलेशन है इसकी, राइट। और चौथा साल्ट जो है और लास्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 120 है, और इसका जो वेट ऑफ दी साल्ट है वो कितना है 24 है। तो इसकी भी हार्डनेस निकाल लेंगे इसी तरह से। तो ये भी आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 120 इंटू 24 इज इक्वल टू, और ये भी आंसर आ जाएगा 20 ppm, ठीक है। तो ये सारी चीज निकालने के बाद देखिए NaCl जो है इसमें दे रखा है NaCl, इट इज नॉट इंक्लूड इन एनी हार्डनेस। ये हार्डनेस में क्रिएटिंग सॉल्ट नहीं है, इसलिए इसे इसकी हार्डनेस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से ये जो दो रीडिंग्स है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट है, इसीलिए इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये टोटल टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी। और ये दोनों क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएटिंग सॉल्ट है। इन दोनों के आंसर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा परमानेंट हार्डनेस। तो यहां पर ये दोनों जो है टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस है। तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 25 और 10, यानी कि 35 ppm आ जाएगी आपकी
टेम्परेरी हार्डनेस, और ये दोनों जो है परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेंगे। तो परमानेंट हार्डनेस कितनी हो जाएगी? परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी 20 + 20 = 40 ppm। तो इस तरह से टेम्परेरी हार्डनेस निकाल देंगे और परमानेंट हार्डनेस निकाल देनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ पीटीएफई। पीटीएफई क्या है? पीटीएफई एक्चुअली टेफ्लॉन को कहते हैं, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का मतलब होता है कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से बना हुआ पॉलीमर, राइट, के प्रिपरेशन बताना है और उसके यूजेस बताने। इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन इतना हाईली रेजिस्टेंट क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पॉलीटेट्रा, इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है स्टूडेंट्स, देखिए पीटीएफई का मतलब क्या हो गया? पीटीएफई, पी का मतलब हो गया पॉली, टी का मतलब हो गया टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4 मॉलिक्यूल, एफ का मतलब फ्लोरो, और ई हो गया इथाइलिन। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, वो कैसे बनाएंगे? देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है, पॉली को हटा देते हैं तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बचेगा। अब टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्रा का मतलब हो गया 4, 4 फ्लोरीन है इसमें, और इथाइलिन का डेरिवेटिव है। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें 4 फ्लोरो यानी कि 4 फ्लोरीन है, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि मोनोमेरिक यूनिट बनाने के लिए चारों हाइड्रोजन को हटा देंगे और चारों हाइड्रोजन की जगह लगा देना है आपको F, यानी कि फ्लोरीन। तो 4 फ्लोरीन होगा इसमें, तो ये बन जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी कि इथाइलिन का डेरिवेटिव हो गया, जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो आ गए वो क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। तो यहां पर TFE यानी कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका मोनोमेरिक यूनिट है। बनाने का मेथड क्या है कि TFE यानी कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमराइजेशन होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा, राइट, बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटेगा और ये चेन आगे जुड़ती चली जाएगी। तो यहां पर टेट्राफ्लोरोइथाइलिन CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके N मोनोमर्स लेंगे और इसको जब पॉलीमराइजेशन करेंगे हम, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, राइट, डबल बॉन्ड टूटेगा तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, एक बॉन्ड यहां रिलीज हुआ, ये इधर से जुड़ता चला जाएगा, एक बॉन्ड यहां रिलीज हो गया। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा क्योंकि N मोनोमर ले रहे हैं हम, वो फिर आकर यहां ऐड हो जाएगा, चिपक जाएगा CF2 CF2। इसी तरह से तीसरा, ये लिंक इधर भी जुड़ती चली जाएगी और इधर भी जुड़ती जाएगी। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? CF2C होल N। तो इसे कह देंगे पॉलीटेट्रा फ्लूरो इथाइलिन, जिससे हम कहेंगे PTFE, या फिर इसे कहते हैं टेफ्लॉन, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। नॉन स्टिकी कुकवेयर में यूज किया जाता है ये मटेरियल। जितने भी किचन कुकवेयर जो होते हैं, नॉन स्टिकी कुकवेयर होते हैं, उसमें टेफ्लॉन की लेयर जो होती है कोट की जाती है उन सारे कुकवेयर में, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कुछ भी चीज हम फ्राई करते हैं, तलते हैं या जो भी करते हैं, तो उससे क्या होता है? वो चिपकता नहीं, तो नॉन स्टिकी होता है, ठीक है ना। तो ये टेफ्लॉन का यूज किया जाता है नॉन स्टिकी कुकवेयर में बनाने के लिए, और ये हाईली हीट रेजिस्टेंट भी होता है फॉर यूजिंग द इंसुलेशन ऑफ वायर एंड केबल। केबल को इंसुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट। और सेल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका वर्क जो की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मेकिंग अ सेल्स, गास्केट है, गेयर्स है, बेयरिंग वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और किचन कुकवेयर बनाने के लिए, यानी कि नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये टेफ्लॉन है, यानी कि PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। नेक्स्ट आता है, हाउ डज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू डिफर फ्रॉम द नेट कैलोरीफिक वैल्यू। देखो GCV का मतलब हो गया ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, NCV का मतलब हो गया नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो GCV इज हायर देन द NCV। वाई? GCV क्या होता है? बड़ा होता है, NCV छोटा होता है, कि वैल्यू कम होती है NCV की। क्यों होती है? क्योंकि GCV और NCV को हम एक रिलेशन के जरिए समझ सकते हैं,
और वो रिलेशन क्या है, देखिए जीसीवी का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो जीसीवी यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू होता है एनसीवी, इसमें एनसीवी इंक्लूड होता है, प्लस 9 इंटू हाइड्रोजन डिवाइड बाय 100 इंटू 587। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे इसके रिलेशन को शो करने के लिए, और ये वैल्यू जो आ जाती है इसकी यूनिट आती है कैलोरी पर ग्राम, राइट। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है और जीसीवी और एनसीवी में रिलेशन बताना है आपको। जीसीवी यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसको हम एससीवी के नाम से भी जानते हैं। एससीवी का मतलब होता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, एनसीवी का मतलब होता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, उसको हम एलसीवी भी कह सकते हैं यानी कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी कह सकते हैं, प्लस 9 इंटू हाइड्रोजन फ्यूल, जितनी परसेंटेज दे रखी है हाइड्रोजन फ्यूल की वो रख देंगे, डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, इंटू 587। 587 क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर हो गया। तो इस जीसीवी को निकालने के लिए एनसीवी तो होता ही होता है, इसमें एडिशनल टर्म ये वाली यूज होती है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर इसका इसमें यूज होता है, तो क्या बन जाता है, वो जीसीवी बन जाता है। इसका मतलब क्या है, जीसीवी इज हायर देन एनसीवी, राइट। एनसीवी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी टर्म को इधर लाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा जीसीवी में से, यानी कि एनसीवी निकालने के लिए जीसीवी में से ये वाली टर्म माइनस होगी, ठीक है ना। तो जीसीवी इंक्लूड्स द टोटल वैल्यू ऑफ हीट, जीसीवी का मतलब होता है वो सारी हीट इंक्लूडिंग द लेट हीट ऑफ द वाटर वेपर। देखिए वो सारी हीट आ गई इसमें जब फ्यूल को जलाते हैं, और लेटेंट हीट भी इसमें इंक्लूड होती है जीसीवी में, ऑफ वाटर वेपर व्हेन फ्यूल बर्न, जब फ्यूल को जलाया जाता है। अब इसको हम एक सिंपल से डेरिवेट, इसको एक सिंपल से फ्लो डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए जब फ्यूल को जलाया जाता है, जब फ्यूल को बर्न करते हैं, तो दो क्या क्या चीजें इसमें निकल कर आती है। देखिए फ्यूल के अंदर कार्बन होता है जो कि जलता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है कार्बन, और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के ऊपर उड़ जाता है, और बदले में क्या निकलती है, एनर्जी यानी कि हीट निकलती है, राइट। कार्बन जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बदले में हीट निकल जाएगी। इसी तरह से फ्यूल के अंदर जो अदर बर्निंग कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है, तो H2 ले सकते हैं आप। हाइड्रोजन जलता है और क्या बना लेता है, वाटर वेपर बना लेता है, गैस यानी कि वेपर बनकर वाटर वेपर क्या होने लगती है, ऊपर आने लगती है, यानी कि वाटर वेपर ऊपर जाने लगती है अपने साथ में एनर्जी लेकर। ये भी क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में, यानी कि बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है, राइट। अगर ये दोनों हीट निकल रही है, फ्यूल को जलाया और जलाते ही हीट निकल गई, तो उसे कहते हैं एनसीवी, नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। एट ए टाइम हमने हीट ले ली तो उसे कहेंगे हम एनसीवी। लेकिन जैसे ही वाटर वेपर निकली, इसको अगर हम कंडेंस करें, कंडेंसेशन प्रोसेस अप्लाई करें, इसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद में ये जो वाटर वेपर है ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर अगर हम हथेली रख लेते हैं, हाथ ऊपर रख लेते हैं, और अगर वाटर वेपर आकर हमारे हथेली को छूती है तो एकदम से तेजी से हमें गर्मी महसूस होती है, बहुत हीट महसूस होती है। वो क्या होती है, वाटर की लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं। तो वो हीट भी अगर इसमें शामिल कर ली जाती है, ठीक है ना, उस हीट को भी, उस एनर्जी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वो सब मिलाकर कहती है जीसीवी, यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट। तो यहां से जैसे ही वो ये जो वाटर वेपर है ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, तो बदले में भी क्या निकालता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। और इस एनर्जी को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बन जाता है जीसीवी। अब यहां से क्लियर है, देखिए E1 और E2 यानी कि E1 और E2 इन दोनों को अगर हम शामिल कर ले, ये कहलाएगा एनसीवी, यानी कि हीट जैसे ही फ्यूल को जलाया और वो सारी हीट हमने यूज कर ली, तो वो सारी हीट जो अगर यूज कर ली तो उसे कहते हैं एनसीवी। और जीसीवी क्या है, E1 और E2 तो है ही है, साथ साथ में E3 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर भी इंक्लूड हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाता है, जीसीवी, राइट। तो जीसीवी में लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर भी इंक्लूडेड है। तो जीसीवी इज हायर देन द एनसीवी बिकॉज जीसीवी इंक्लूड द टोटल वैल्यू ऑफ हीट इंक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर व्हेन फ्यूल बर्न कंप्लीटली एंड हीट रिलीज। फ्यूल बर्न होता है, हीट रिलीज होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर भी इसमें इंक्लूड कर ली जाती है, इसलिए जीसीवी में ये टर्म इंक्लूडेड है। इट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूल हीट,
ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। और एनसीवी नॉट इंक्लूड द लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर, एनसीवी में लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना। तो एनसीवी को अगर हम निकालें तो क्या होगा, जीसीवी में से 9 इंटू हाइड्रोजन डिवाइड बाई 100 इंटू 587, यानी कि ये टर्म क्या करनी पड़ेगी आपको, माइनस करनी पड़ती है। सो जीसीवी इज ग्रेटर देन एनसीवी। इससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जीसीवी एनसीवी से बड़ा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, गिव सम एग्जांपल। देखिए क्रोमोफोर क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में ये यूज होने वाली टर्म है। यूवी विजिबल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिकल या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वो सारे केमिकल, जो केमिकल के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम यूवी विजिबल रेडिएशन को किसी ऑर्गेनिक केमिकल पर स्ट्राइक करते हैं, तो क्या करता है, इट विल ब्रिंग्स द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज कर देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जबकि आईआर का क्या करता है, मोड ऑफ वाइब्रेशन करता है। तो यहां पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, ऐसा ऑर्गेनिक ग्रुप जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट, बॉन्ड्स विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है साथ में तो उसको कहते हैं क्रोमोफोर्स। लाइक देखिए जैसे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, राइट, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन, जैसे कि एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे ऑर्गेनिक ग्रुप को जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप को कहते हैं हम क्या, क्रोमोफोर्स, ठीक है ना। या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स तो होते हैं, साथ में एन इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना, विद एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो ऐसे ग्रुप को भी कहते हैं क्या, क्रोमोफोर्स। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल HCHO है, HCHO, राइट, HCHO में देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब यहां पर हम क्लियरली देखेंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड तो ही है, साथ साथ में इस ऑक्सीजन के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहां पर डबल बॉन्ड के साथ साथ में क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 और 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से देखिए 2 तो यहां बंध गए डबल बॉन्ड में, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लॉन पेयर में आ जाते हैं, तो यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसके अंदर। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जब इसके अंदर होते हैं और डबल बॉन्ड्स भी होता है, तो ऐसे ग्रुप या ऑर्गेनिक ग्रुप को हम क्रोमोफोर का नाम देंगे, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O ग्रुप में पाई बॉन्ड होता है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी क्या होगा, क्रोमोफोर होगा, राइट, क्लियर। अब ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, देखिए ऑक्सोक्रोम्स वो ग्रुप होता है, वो ऑक्सिलरी ग्रुप होता है जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर जो ऑक्सोक्रोम होते हैं, तो उस एरोमेटिक कंपाउंड्स को कलरफुल बना देते हैं, यानी कि उसके वो रंगीन दिखाई देने लगता है ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप के होने की वजह से। और ये क्या करते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ही होता है। द केमिकल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, उसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, वो कलर एनहांसिंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है, यानी कि कलर को वो चेंज कर देता है। और एक चीज और है, इट ऑल्सो ब्रिंग्स द चेंज ऑफ शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट को भी चेंज कर देता है,
बैथोक्रोमिक शिफ्ट करता है, ये ऑक्सोक्रोम जो होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स कौन सा ले हम, देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या ले हम। बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, और ये जो बेंजीन है ये ऑक्सोक्रोम नहीं है। इसमें देखिए पाई बॉन्ड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो क्रोमोफोरिक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नो ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम नहीं है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो आता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो आता है वो 203 नैनोमीटर पर आता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप आ जाता है, सपोज ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप NH2 आ जाता है, तो इस NH2 जो कि ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, ऑक्सोक्रोम है, इससे ये जो बेंजीन है जो पहले कैरेक्टर शो कर रहा था वो कैरेक्टर खत्म हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम यूवी विजिबल रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इसका बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन मैक्स जो हो जाता है वो लगभग 1413 नैनोमीटर पर हो जाता है, यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट ये शो करने लगता है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर ऑक्सोक्रोम की वजह से क्या होता है, इट विल चेंजेस द कलर भी चेंज हो जाता है इसका। तो ऐसा ग्रुप जो कि कलर चेंज करता है और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को बढ़ा देता है, यानी कि यूवी विजिबल रेडिएशन जब इस पर आकर गिरती है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ज्यादा होने लगता है। तो ऐसे ग्रुप को कहते हैं ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। ड्रा द मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए ये भी क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है आपको और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड है CO, सबसे पहले क्या काम करेंगे, C और O को अलग अलग लिख दे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक 6 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 एंड 2p2। इसी तरह से यहां देखें 8 को 1s2 2s2 एंड 2p4, राइट। इसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s 2s एंड 2p। इसी तरह से यहां पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 4, 1 2 3 और 4, 1s 2s एंड 2p, राइट। तो सबसे पहले तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके लिख लिया। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन्स को इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर फिल कर दिया हमने, राइट। तीसरा स्टेप ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो काउंट करें। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6 हैं, ऑक्सीजन में 8 है, तो टोटल होगा 14। अब चौथा इसका है प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे थे हमने इलेक्ट्रॉन, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यानी कि सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे स्टूडेंट, सिग्मा 1s में। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में। अब 14 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सीक्वेंस से ही भरना है इसको। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई 2py एंड पाई 2pz में। इस तरह से 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, राइट। अब सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर इसके मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2py खाली रह जाएगा, पाई स्टार 2pz भी वैकेंट रह जाएगा और सिग्मा स्टार 2px भी क्या रह जाएगा, इसमें खाली रह जाएगा। ये 0 0 लिख देंगे इस पे। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन को भरना था, 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। तो कार्बन को यहां लिखेंगे
और ऑक्सीजन को यहां, दोनों क्या है, अलग अलग एटम एलिमेंट्स हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो स्लाइटली एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल जो नेक्स्ट वाला है यानी कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी एनर्जी डाउन कर देंगे हम इस तरह से, एक की ऊपर होगी और एक की नीचे होगी, आमने सामने नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहला देखिए 1s और ऑक्सीजन का बिल्कुल सामने बनना था लेकिन थोड़ा सा इसको स्लाइटली हमने डाउन कर दिया एनर्जी में, यानी कि बिल्कुल सामने बनना था लेकिन सामने नहीं बनाकर हमने इसको डाउन कर दिया। अब इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर लेंगे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां आ गया और एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां आ गया, राइट। ये सिग्मा 1s और ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s तो हमने बना लिया, अब सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनाएंगे। अब इसी तरह से 2s का बना ले, बिल्कुल सामने नहीं करना है आपको, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन कर देंगे। तो ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और ये 2s किसका हो गया, ऑक्सीजन का। अब इसमें ओवरलैपिंग कराएं तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, इसमें भी देखिए, इसमें दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2p का नंबर आता है 2p और इसे भी स्लाइटली क्या कर देंगे हम, डाउन इन एनर्जी कर देंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2p में, 2 है और इसमें कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और 4। अब इसकी ओवरलैपिंग कराएं तो थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख दें ताकि डायग्राम बनाते वक्त प्रॉब्लम ना। 1 2 और इसमें 4 है, 1 2 3 एंड 4। अब इसकी ओवरलैपिंग कराएं, देखिए 1s हो गया, 1 स्टार सिग्मा स्टार 1s हो गया, 2s हो गया, सिग्मा स्टार 2s हो गया, फिर पाई 2py और पाई 2pz दोनों एक साथ बनाने हैं आपको, राइट। ये क्या हो गया, पाई 2py और ये हो गया पाई 2pz। दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर है सिग्मा 2px, फिर है 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 2px। अब इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर आ जाएंगे, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz और यहां पर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px, ये भी खाली जाएगा। एनर्जी टैगलाइन यहां लिख देंगे। तो इस तरह से ये आ गया निकल के। बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 14 है, तो 14 को 10 माइनस 4 लिख देंगे, यानी कि 10 और 4 में डिवाइड कर दें तो 10 तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 4 क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर इसका स्टूडेंट्स, 3 आ गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर पूछे इसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या लिख देंगे इसका, डायामैग्नेटिक। कोई भी इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे आप, लेकिन शर्त यह है कि बिल्कुल इनकी एनर्जी लेवल क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल आमने सामने नहीं बनानी है, ठीक है ना, आमने सामने नहीं बनाने हैं। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ द सिग्नल्स इन स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ HNMR स्पेक्ट्रा ऑफ CH3C Cl2 CH3 एंड CH3O CH2 CH3। देखिए इसमें 2 कंपाउंड है, CH3 C Cl2 CH3। इसको थोड़ा सा और सही करके लिख दें हम, कार्बन से जुड़े हुए 3 प्रोटॉन्स हैं और इस कार्बन से जुड़े हुए 2 क्लोराइड हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए 3 इसमें हाइड्रोजन है। दूसरा क्या है, CH3O CH2 CH3, इसे भी बॉन्ड फार्मूला लिख दें, CH3O
CH3। अब यहां से चेक करें, देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रा में स्प्लिटिंग पैटर्न बताना है, इसको सिग्नल बताने हैं कितने आएंगे दोनों में, और स्प्लिटिंग पैटर्न आपको बताना है। देखिए सिग्नल, इसमें सबसे पहले प्रोटॉन कितनी तरह के हैं वो देखते हैं। देखिए यहां पर हम चेक कर रहे हैं तो ये कितनी, ये सबका एनवायरमेंट सेम है, इस कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है तो सबका एनवायरमेंट सेम है, ए टाइप प्रोटॉन। अगर इसी तरह से जैसा एनवायरमेंट इसका है उसी तरह से दूसरे प्रोटॉन का एनवायरमेंट है जस्ट लाइक सिमिलर टू दिस, तो क्या होगा, वो भी सेम एनवायरमेंट पर होंगे। देखिए यहां पर क्लोराइड क्लोराइड आएगा, यहां तो कोई प्रोटॉन नहीं है, यहां पर देखें यहां पर 3 प्रोटॉन है, ये भी सेम एनवायरमेंट के हैं, तो ये भी क्या होगा, ए टाइप का होगा। दोनों इससे एक जैसे ही हैं क्योंकि दोनों के नेबरिंग एटम एक ही है, ठीक है ना। इसका भी नेबरिंग एटम CCl2 है, इसका भी नेबरिंग एटम क्या है, CCl2 है, तो दोनों सेम एनवायरमेंट पर, यानी कि 6 हाइड्रोजन सेम एनवायरमेंट पर होंगे, राइट। गिव्स कैसी पीक देंगे, 6 के 6 हाइड्रोजन जो है सेम एनवायरमेंट पर है और रिप्रेजेंट सिंगल पीक्स, तो यहां पर गिव्स सिंगल पीक, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला, देखिए इन प्रोटॉन्स के नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है, जब नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग, राइट। N+1 रूल को फॉलो ये नहीं करेगा, तो सिंगल, और क्या है, 1 पीक ये देगा, और वो क्या होगा, ब्रॉड सिंगलेट होगी, यानी कि इस तरह की पीक्स होगी, इस तरह की, ये तो TMS की आ जाती है, एक ही पीक होगी इसमें। अब इसमें देखते हैं, देखिए इसमें ये 3 एक ही सेम एनवायरमेंट के हैं प्रोटॉन्स, यहां पर ऑक्सीजन आ गया तो इसके नेबरिंग में तो कोई प्रोटॉन नहीं है। अब यहां पर ये इसका देखेंगे, CH3, हाँ जी। अब यहां पर इसके पड़ोस में तो कोई प्रोटॉन्स है ही नहीं, इसके पड़ोस में क्या है, इसके नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन हैं, ये वाले प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना, तो ये बी टाइप के प्रोटॉन हो गए, और फिर इसके बराबर बराबर में 3 प्रोटॉन्स है, तो ये क्या होगा, सी टाइप, यानी कि 3 तरह के प्रोटॉन्स है। अब ये वाले जो CH3 है, देखिए इसके इसके जो हम नेबरिंग एटम्स देख रहे हैं, ये पूरा ग्रुप इतना बड़ा इसका नेबरिंग ग्रुप है, लेकिन ये CH3 जो है इसके नेबर में प्रोटॉन्स आ रहे हैं, यानी कि दोनों जो है सेम एनवायरमेंट पर नहीं है, दोनों के एनवायरमेंट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये अलग तरह की पीक देगा, ये अलग तरह की पीक्स देगा, राइट। तो 3 तरह की पीक्स यहां पर निकल कर आएगी, तो इससे क्या पता चला आपको, पहली चीज आई CH3 के लिए जो कि ए टाइप पीक देगा, ठीक है ना, नो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग पैटर्न इसका नहीं होगा, राइट, गिव्स सिंगल पीक, सिंगल पीक देगा, और वो क्या होगा, सिंगलेट होगा, यानी कि स्प्लिटिंग होगी नहीं, इसके पड़ोस में तो कोई प्रोटॉन है ही नहीं, अगर बराबर में प्रोटॉन होता तो ये क्या होगा, सिंगल पीक क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती। अब ये डिवाइड तो होगी नहीं, सिंगलेट ही देगा। दूसरी चीज, अब इधर देखते हैं CH2, CH2 में बी टाइप प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि इसके नेबरिंग में है प्रोटॉन्स, नेबरिंग में क्या है, नेबरिंग में प्रोटॉन्स हैं, नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स है, 3 हाइड्रोजन है नेबरिंग में। देखिए नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसलिए ये क्या करेगा, स्प्लिटिंग शो करेगा, स्प्लिटिंग शो करेगा, N+1 रूल को फॉलो करेगा, N+1 रूल को फॉलो करेगा, इन 3 हाइड्रोजन की वजह से इसकी जो पीक है वो डिवाइड हो जाएगी, और 3 हाइड्रोजन है तो N+1 रूल को फॉलो करेगा, बराबर में 3 हाइड्रोजन है, N+1 रूल को फॉलो करेगा, तो ये कितनी पीक्स में डिवाइड होगी, 4, यानी कि मल्टीप्लेट देगा, ये मल्टीप्लेट पीक देगा, ये इसकी पीक्स क्या होगी, मल्टीप्लेट होगी। अब तीसरा इसमें आता है, थर्ड वाला जो है, इसमें कौन सा है, CH3 है, ये C टाइप की पीक देगा, ठीक है ना। इसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है, 2 है, नेबरिंग, स्टूडेंट्स नेबर में जरूर देख लें, अगर नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं
तो स्प्लिटिंग होगी, अगर नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं शो करेगा। तो यहां पर देखें नेबरिंग हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, इनके नेबरिंग हाइड्रोजन 2 हैं, तो स्प्लिटिंग होगी, n+1 रूल को फॉलो करेगा ये, और 2 हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो क्या होगा, सिंगलेट पीक देगा, ये क्या देगा, ट्रिपलेट देगा, और ये क्या देगा, मल्टीप्लेट देगा। ठीक है, तो ये तो ट्रिपलेट मल्टीप्लेट देगा यानी कि एम टाइप की पीक देगा, और ये ट्रिपलेट यानी कि ट्रिप्टी पीक देगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट आता है डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन 66। नायलॉन 66 का यूज क्या है, प्रिपरेशन क्या है इसका। देखिए नायलॉन 66 क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड को मिलाकर क्या बना देते हैं, नायलॉन 66 बना देते हैं। नायलॉन 66 एक फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल है, पॉलीमर है, ठीक है ना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसकी जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। देखिए इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH2 NH2 डाइअमीन है, इसका मतलब क्या है, NH2 और NH2। और एडिपिक का, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। एडिपिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2 COOH, ये एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब दोनों को ले लेते हैं। देखिए हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन यानी कि होल 6 डाइअमीन NH2, 2 अमीनो ग्रुप है इसमें, NH2 N मोनोमर्स लेते हैं, इसकी रिएक्शन एडिपिक एसिड से कर देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OH, यहां भी N मोनोमर्स लेंगे, राइट। यहां से NH2 यानी कि N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर हो जाएगा, राइट। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ये रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा। ये एडिपिक एसिड है और ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन की रिएक्शन एडिपिक एसिड से करा देते हैं। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन निकला है तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक बॉन्ड यहां से रिलीज हुआ स्टूडेंट, राइट। एक बॉन्ड यहां से रिलीज हुआ, नाइट्रोजन एज इट इज है, हाइड्रोजन एज इट इज है, यहां से बॉन्ड को क्लोज करें। अब CH2 यहां से N सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐसा कैसे रह गया, बॉन्ड रिलीज हुआ, OH बाहर निकल गया, ये कार्बन यहां जुड़ गया, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH तो बाहर यहां से निकल गया था, देखिए OH यहां से भी निकला तो यहां से भी बाहर निकाल दें। अब इसको क्लोज कर दें बॉन्ड लगाकर, ब्रैकेट लगाकर, और ये होल N हो जाएगा, तो ये बन गया नायलॉन 66। 6 कार्बन इसमें है, 6 कार्बन इसमें है, नायलॉन 66। और ये बाहर की तरफ भी बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए नायलॉन के फाइबर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना, फॉर मेकिंग नायलॉन थ्रेड्स, नायलॉन थ्रेड को बनाने में, नायलॉन नेट्स बनाने में, फैब्रिक बनाने में, गियर्स गास्केट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में भी काम में आता है, वायर जैकेटिंग करने के लिए काम में आता है, नायलॉन नेट बनाने में, मॉस्किटो नेट बनाने में, बहुत सारे अंडर गारमेंट्स बनाने में नायलॉन नेट्स, नायलॉन फाइबर का यूज किया जाता है। तो ये खत्म हुआ, गिव्स द स्ट्रक्चर एंड ऑफ 4 कंपाउंड्स यूज एज इनिशिएटर्स इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। देखिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर की तरह से काम करने वाले रेडिकल्स का नाम बताना है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, देखिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में एक रेडिकल का यूज किया जाता है, उसको डाला जाता है, ठीक है ना, मेन मोनोमेरिक यूनिट के साथ में। मोनोमेरिक यूनिट आपस में, मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, आपस में कंबाइन नहीं होती। फ्री रेडिकल क्या काम करता है, वो टूटता है, ठीक है ना, टूटने के बाद में रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद में वो क्या करता है, मोनोमेरिक यूनिट को पहले अपने पास में खींचता है, जोड़ता है, ठीक है ना, और फिर बाद में सारी मोनोमेरिक यूनिट को आपस में कंबाइन करके जोड़ने के बाद में खुद अलग हो जाता है, और फिर रेडिकल ऐसे कैसे ही निकल जाता है। तो यहां पर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो है केमिकल ग्रुप और स्पीसीज को कहते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट
पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जो कि इनिशिएट करता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को, एक्ट एज अ फ्री रेडिकल, और उसको ही कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, जैसे कि इसके 4 फ्री रेडिकल कंपाउंड बताने, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ROOR है, ये फ्री रेडिकल है, ये टूट जाता है, तो RO टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा, ये जो है फ्री रेडिकल में टूट जाता है, फ्री रेडिकल में टूट जाता है। और ये फ्री रेडिकल जो होता है एक्टिव साइट होती है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को जोड़ने के लिए, मोनोमेरिक यूनिट को बनाने के लिए क्या होती है, ये एक्टिव साइट का काम करता है, और मोनोमर को जोड़ता चला जाता है और फिर बाद में खुद बाहर हो जाता है, यानी कि उस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। तो ये अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल से देखिए, C2H5OO, C2H5 डाई इथाइल परऑक्साइड, यानी कि इथाइल परऑक्साइड है, फिर फिनाइल परऑक्साइड है, C6H5 सिंगल बॉन्ड OO, C6H5, तो फिनाइल परऑक्साइड है। फिर एजो कंपाउंड है RN डबल बॉन्ड NR, ये भी यहां से डबल बॉन्ड की तरफ से टूट जाएगा और फिर रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से बेंजोइल परऑक्साइड C6H5COO, C6H5COOO, C6H5 बेंजीन रिंग से इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो है O, C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग है, बेंजोइल परऑक्साइड, ये यहां से टूटेगा और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो गया आपका। एक्सप्लेन व्हाई हीलियम इज मोनो एटॉमिक एंड हाइड्रोजन इज डायटोमिक। हीलियम जो है क्या है, मोनो एटॉमिक है, और जबकि हाइड्रोजन जो है डाई एटॉमिक है, यानी कि H2 है। ये इसको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एटम, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, और वो क्या होगा, मोनो एटॉमिक होगा। बस ये चेक करना है आपको। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये क्या होगा, मोनोएटॉमिक होगा। तो पहले हीलियम मान लीजिए, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर यानी कि हीलियम 2 पॉसिबल है, राइट। तो हीलियम और हीलियम, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम निकालते हैं। देखिए हीलियम में 2He4 होता है, यानी कि एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 2 + 2 = 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हीलियम का। तो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखिए हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करेंगे तो 1s2 सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 होंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, NB - NA/2, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम, टू माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 0/2, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी कि हीलियम बॉन्ड डज नॉट एग्जिट, तो हीलियम विल बी मोनोएटॉमिक। हीलियम क्या होगा, मोनोएटॉमिक होगा। अब हाइड्रोजन का देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 + 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s में खाली रह जाएगा।
तो इसमें एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई टू, एन बी कितने हो गए 2, ये 0 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो हाइड्रोजन फॉर्म्स टाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में होगा, जबकि ये क्या होगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन इंक्रीजिंग द बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी के बेस पर आपको इसको अरेंज करना है। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इसका रिलेशन होता है, बॉन्ड स्टेबिलिटी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड इतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर स्टेबिलिटी निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें हम, N2 2 माइनस चार्ज का, फिर N2 1 माइनस चार्ज का, और N2 का। देखिए पहले इसका निकाल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालें, एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई 2, राइट। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे N2 में 7 + 7 इज इक्वल टू 14। अब जितने माइनस चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ा देंगे। दो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन 2 माइनस चार्ज में कितने हो जाएंगे, 14 में 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 16, 14 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। अब यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालें, 16 को 10 और 6 में डिवाइड कर दें, तो 10 - 6 डिवाइड बाय 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब N2 2 माइनस चार्ज, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिने 14 तो N2 में होते हैं और एक माइनस चार्ज है तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई 2। अब 15 को तोड़ दे 10 और 5 में, 10 - 5 इज इक्वल टू 2, 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.45। अब N2 का निकाल दे, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके 14। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14 को डिवाइड कर दें 10 और 4 में, तो 10 - 4 डिवाइड बाई 2, तो यह आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। अब चेक करें, देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, देखो सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है। N2 1 माइनस चार्ज, N2 डबल माइनस चार्ज, N2 1 माइनस चार्ज, ठीक है। और यहां पर देखिए N2 1 माइनस चार्ज, N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी। तो यहां पर सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है किसका, N2 2 माइनस चार्ज का, ठीक है ना। और फिर N2 1 माइनस चार्ज का, और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का। तो यहां इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जैसे हम स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, राइट। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2 था, इसका 2.5 था, और इसका 3.0, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, N2 की हो गई। और सॉल्यूशन शो द ट्रांजिशन ऑफ, ये आ गया आपका स्पेक्ट्रल टेक्निक वाला का क्वेश्चन आ गया है। 20% ट्रांजिशन है केप्ट इन द सेल, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज 12,000 dm³ पर मोल पर सेंटीमीटर। देखिए यहां पर ये जो हो गया लैम्बर्ट बियर्ड लॉ का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन शो द ट्रांजिशन ऑफ 20%, एक सॉल्यूशन है, इसमें जब रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन या यूवी रेडिएशन को जैसे पास करते हैं, तो इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें 20% ट्रांजिशन को निकलता है, यानी कि 20% इसमें ट्रांजिशन होता है इन अ सेल, एक सेल में जिसकी वेट जो है 2.5 सेंटीमीटर है,
थिकनेस है। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्शन, कैलकुलेट द इट्स कंसेंट्रेशन, यानी कि सी निकालना है, कंसेंट्रेशन निकालना है, और मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है 12,000 डीएम क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए ट्रांसमिटेंस 20% दे रखा है, और थिकनेस यानी कि यहां से यहां तक जब लाइट पास होती है तो उसकी थिकनेस कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। लैम्बर्ट बियर लॉ को आप यूज करके इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए लैम्बर्ट बियर लॉ क्या कहलाता है कि जो एब्जॉर्बेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस और कंसंट्रेशन के। लैम्बर्ट बियर लॉ जो होता है कि एब्जॉर्बेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द सेल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ सेल, ठीक है ना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, के एक्सी, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, ट्रांसमिटेंस कितना होता है, ट्रांसमिटेंस जो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में रिलेशन क्या होता है, तो वो ये है स्टूडेंट्स, वो क्या है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में रिलेशन है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस T बाई ट्रांसमिटेंस परसेंटेज। तो ये हो गया सेकंड रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस A एंड ट्रांसमिटेंस परसेंटेज, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। देखिए ये और ये दोनों एब्जॉर्बेंस के फॉर्मूले हैं दोनों, तो दोनों इक्वल है, राइट। यहां पर ट्रांसमिटेंस दे रखा है आपको, ट्रांसमिटेंस कितना है 20% है, यहां से उठाकर यहां रख दे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो 5 बार कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, माइनस लॉग 1/5 और लॉग माइनस लॉग बाई 5। यहां पर एक फॉर्मूला लगा देंगे, log 1/a इज इक्वल टू होता है माइनस log 1/a इज इक्वल टू होता है log a। ये वाला रिलेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 1.301। log 5 की वैल्यू आ गई है, यानी कि ये a आ गया निकलकर, ये सब क्या है, a है। अब इस a की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, ठीक है ना। आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, थिकनेस दे रखी है, एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट दे रखा है, एब्जॉर्बेंस मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दे रखा है, के दे रखा है आपको, थिकनेस दे रखी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। आप अगर किसी तरह से ए निकाल लेते हैं, और ए कहां से निकाल लिया आपने, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के रिलेशन से, तो यहां से आपने ए निकाल लिया। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1.301 आ गई। इस ए की वैल्यू को उठाकर इस वाली इक्वेशंस में रख देंगे तो 1.301 आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब यहां पर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट कितना दे रखा है, मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट दे रखा है 12,000 डीएम क्यूब पर मोलर पर सेंटीमीटर, ये यहां रख दिया आपने। एक्स कितना है, थिकनेस ऑफ द सैंपल ट्यूब कितनी दे रखी है 2.5, और सी यानी कि कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है ना। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से C इज इक्वल टू आ जाएगा, यह आ गया, C इज इक्वल टू आ जाएगा 1.301 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 2.5। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर, ये आपका कंसंट्रेशन इतना होगा, ये निकल कर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर है 0.4 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज यूज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेशन ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। द एश फॉर्म इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर वाज एक्सट्रैक्टेड विद acid, and acid extracted was heated with the barium chloride solution and precipitation of barium sulfate was formed. The precipitate was filtered, dried and weighted. The weight of precipitate to be 0.4 gram. Calculate the percentage of sulfur. देखिए ये अल्टीमेट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अल्टीमेट एनालिसिस आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया है। अल्टीमेट एनालिसिस में सल्फर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वो सल्फर को आइडेंटिफिकेशन करने का किस तरह से उस सल्फर को आइडेंटिफाई कर किया जाता था, डिटरमाइन किया जाता था, सल्फर की परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, उस पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए 0.4 ग्राम कोल को लिया गया, सैंपल यूज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाया गया उस कोल को, और जलाने के बाद में कैलोरीफिक वैल्यू उसको डिटरमाइन की जाती है। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसको जलाया जाता है।
अब इसमें क्या होता है, जब पूरा जला देते हैं तो इसमें बन जाती है ऐश। जब पूरा कोल को जला देते हैं तो क्या बन जाती है, राख बच जाती है। इन दी बॉम्ब कैलोरीमीटर वाज एक्सट्रैक्टेड। अब इस ऐश को, यानी कि जो बचा कुचा मटेरियल जो होता है, जो कि नॉन कंबस्टिबल होता है, राख बचती है, उसको उठाया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसे एसिड में के साथ में रिएक्शन कराई, ठीक है ना। एसिड एक्सट्रैक्टेड वाज हीटेड, और उस एसिड का जो एक्सट्रैक्ट निकल कर आता है उसको हीट किया बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ में मिलाकर। ये सारा प्रोसीजर चल रहा है, सल्फर को कैसे डिटरमाइन करते हैं सॉल्यूशन। एंड प्रेसिपिटेट, और उसका जो प्रेसिपिटेट आया उसको बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब इसमें जो सल्फर था ना, उस राख में जो सल्फर बचा था वो बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेसिपिटेट जो बनकर निकल कर आता है बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट आता है इसको फिल्टर कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं और वेट कर देते हैं बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट का जो वेट निकल कर आता है वो 0.04 ग्राम आता है, ठीक है ना। अब आपको इस पूरे प्रोसेस में सल्फर की परसेंटेज निकालनी है। एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए वेट ऑफ दी जो कोल है वो कितना है, 0.4 ग्राम है, जैसा कि इसमें न्यूमेरिकल से पता चल रहा है, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट जो बनकर तैयार हुआ, प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हुआ, वो कितना है, 0.04 ग्राम बना। सल्फर की परसेंटेज निकालनी है तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है इसमें। ये न्यूमेरिकल तो इतना बड़ा दे दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। सल्फर का फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला, ठीक है ना। क्या है सल्फर का फॉर्मूला, तो सल्फर का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए जो बेरियम सल्फेट का वेट निकला है, ठीक है ना, और इसके वेट को कोल के वेट से डिवाइड कर देते हैं और इनटू कर देते हैं 32, जो कि सल्फर का एटॉमिक वेट है, और डिवाइड बाय 233 इंटू 100। 233 जो मॉलिक्यूलर वेट होगा बेरियम सल्फेट का। ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है। तो यहां पर सारी चीजें दे रखी है, देखिए बेरियम सल्फेट का वेट दे रखा है 0.04 है, कोल का वेट दे रखा है वो कितना है, 0.4 है। कोल का वेट कितना है, 0.4 है, इंटू 32 बाई 233, ये तो कांस्टेंट है ही, फॉर्मूले में दे ही रखा है। 32 सल्फर का हो गया और 233 बेरियम सल्फेट का हो गया, इंटू 100 कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा तो 128 आ गया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, 93.2 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लिया आपने तो ये कितना आ जाएगा, 1.37% आ गया सल्फर की वैल्यू। तो न्यूमेरिकल तो बहुत देखने में, पढ़ने में बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने में उतना ही इजी रहा ये। अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर हैज हार्डनेस, एक सैंपल की हार्ड वाटर 500 ppm है, इसको हार्डनेस को डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लार्क में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए एक रिलेशन आपको यूज करना है, 1 ppm में 0.7 डिग्री क्लार्क होते हैं और 0.1 डिग्री फ्रेंच होते हैं। इस रिलेशन को याद करना है, ये यूनिट है हार्डनेस की। अब यहां पर हार्डनेस जो है वो दे रखा है, कितना है, 500 ppm है। इस 500 ppm को पहले डिग्री क्लार्क में बदल लो, तो 1 ppm में कितने होते हैं, 0.7 क्लार्क होते हैं, तो 500 ppm में कितने हो जाएंगे, 500 ppm में आ जाएगा इंटू 0.07 डिग्री क्लार्क। अब इसे आप 0.07 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा सा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल सा आ जाएगा आंसर आपका। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 35 डिग्री क्लार्क, ठीक है ना। अब दूसरा समझ लो, 500 ppm इज इक्वल टू, इसको डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। 1 ppm में 0.5 डिग्री फ्रेंच होते हैं, तो 500 में कितने हो जाएंगे, तो 500 को 0.1 डिग्री फ्रेंच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा डिग्री फ्रेंच। तो दोनों यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हमने, बस एक सिंपल सा रिलेशन याद करके। राइट द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ ब्यूना एन नायलॉन 66। मोनोमर्स ब्यूना एस के मोनोमर्स कौन कौन से हैं? देखिए पहला मोनोमर तो क्या है, ब्यून का मतलब होता है 1,3 ब्यूटा डाई इन, 1,3 ब्यूटा
डाइइन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ना, ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन। 1 और 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 और 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटाडाइइन। अब सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लो, CH2 CH, यहां पर भी CH आ जाएगा और यहां पर भी CH2, तो ये आ जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब दूसरा है S का मतलब है स्टाइरिन, दूसरा मोनोमेरिक यूनिट होती है इसकी स्टाइरिन। स्टाइरिन जो होता है इथीन का डेरिवेटिव है, इथीन का डेरिवेटिव CH, ये इथीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह लगा देंगे हम बेंजीन रिंग, तो ये इथीन है, यानी कि स्टाइरीन, राइट। अब दूसरा है नायलॉन 6,6 के डेरिवेटिव निकालने हैं। मोनोमर है नायलॉन 6,6 का भी बताया था मैंने। इसके मोनोमेरिक यूनिट कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, और दूसरा एडिपिक एसिड। दोनों के फॉर्मूला क्या क्या हो जाएंगे? तो देखिए हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन का मतलब हो गया CH3 6, और डाइअमीन का मतलब हो गया NH2, NH2। अब दूसरा एडिपिक एसिड है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 4 कार्बन तो CH2 में आ जाएंगे और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आ जाएंगे, ये एडिपिक एसिड हो गया राइट। तो ये मोनोमेरिक यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन एंड डाइक्रोमियम बेंजीन। देखिए फेरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फेरोसिन और डाइक्रोमियम बेंजीन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आता है। फेरोसिन क्या है? फेरोसिन जो है 2 साइक्लोपेंटाडाइइन, 2 साइक्लोपेंटाडाइइन है, वो आयरन से मेटल पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। सैंडविच स्ट्रक्चर है, बीच में आयरन होगा और ऊपर नीचे क्या होगा? साइक्लोपेंटाडाइइन। ये यूनिट दी होगी साइक्लोपेंटाडाइइन, ठीक है ना। साइक्लोपेंटाडाइइन की 2 यूनिट होती है इसमें, और ये क्या होता है? आयरन के साथ में सैंडविच स्ट्रक्चर बना लेता है। ये फेरोसिन हो गया। नेक्स्ट है डाइक्रोमियम बेंजीन। डाइक्रोमियम बेंजीन में 2 बेंजीन रिंग है और उससे क्रोमियम जो है मेटल पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसे कहते हैं डाइक्रोमियम बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन 2 रिंग है, बीच में क्रोमियम है, ठीक है ना, और ये मेटल पाइप कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दोनों ही एग्जाम्पल जो है मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस के हैं, और दोनों ही एग्जाम्पल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन टू द मेटल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन इन इंक्रीजिंग ऑफ द बॉन्ड और लेंथ, बॉन्ड लेंथ के बेस पर। तो देखिए O2 1 पॉजिटिव चार्ज एंड O2 1 माइनस चार्ज, ये भी बॉन्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाई बॉन्ड लेंथ, या फिर बॉन्ड लेंथ बराबर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर, राइट। दोनों ही कंडीशन में क्या करना है आपको? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाले, पहला O2, फिर दूसरा O2 1 पॉजिटिव का, और फिर तीसरा O2 1 माइनस चार्ज का। तो तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, राइट। सबसे पहले O2 का निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16, 8 + 8 बराबर होता है 16। फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा NB - NA/2। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें।
तो 16 को तोड़ दे आप, 10 + 6 यानी कि 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 6 क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालें। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 16 थे पहले अब कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर NB - NA/2, NB कितना हो गया इसमें 10 और NA कितना हो गया 5। सॉल्व करेंगे 5/2 यानी कि 2.5। 2.5। अब O2 1 माइनस चार्ज, इसके भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिने। एक माइनस चार्ज है तो एक बढ़ जाएगा यानी कि 16 में 16 + 17, 17 हो जाएगा। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाले, NB - NA/2, तो 17 को तोड़े आप, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 7 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 3/2 यानी कि 1.5। अब देखें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखे आप O2 1 माइनस चार्ज का, फिर है O2 का और फिर O2 पॉजिटिव का। देखिए O2 1 माइनस चार्ज का है 1.5, O2 का है 2.0 और O2 2.5। देखिए बॉन्ड ऑर्डर तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो यहां से अगर ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग का हो गया। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द नैनो मटेरियल्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम बल्क मटेरियल। नैनो मटेरियल क्या होते हैं और बल्क मटेरियल क्या होते हैं। देखिए बल्क मटेरियल वो होते हैं जिससे नैनो मटेरियल बनाया जाता है। नैनो मटेरियल वो होता है जिसका साइज जो होता है 0 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है और वो किसी भी डायमेंशन से हम देखें तो वो सब किसी भी डायमेंशन से देखें, कोई से भी एक डायमेंशन से देखें तो उसका साइज 0 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो दैट इज मीन दी नैनो मटेरियल। अब नैनो मटेरियल जिस मटेरियल से बनाया जाता है उस मटेरियल को कहते हैं बल्क मटेरियल। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी को उठाया, उसको बहुत ही फाइन ग्राइंड करा, ठीक है ना, फाइन ग्राइंड करने के बाद में उसका उस मिट्टी का यानी कि क्ले का नैनो मटेरियल बना दिया हमने, क्ले नैनो पार्टिकल्स बना दिए। तो जो क्ले है, एक्चुअल क्ले जो है जो कि नैनो मटेरियल में कन्वर्ट नहीं हुई थी उसे कहते हैं बल्क मटेरियल, और जो नैनो साइज में कन्वर्ट हो गई उसे कह देते हैं नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल कह देते हैं। तो यहां पर जो है नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल विच आर कन्फाइंड देयर साइज इन नैनो स्केल। नैनो स्केल के बीच में होता है, 0 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है, अलोंग एनी डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन से देखने के बाद में, तो उसे कह देते हैं नैनो मटेरियल्स। एग्जाम्पल ऑफ नैनो मटेरियल क्या हो जाएगा, नैनो पार्टिकल्स ऑफ क्ले हो गया, गोल्ड हो गया, CNT कार्बन नैनो ट्यूब भी क्या होता है, नैनो मटेरियल की कैटेगरी में होता है। डिफरेंस बिटवीन द नैनो मटेरियल्स एंड बल्क मटेरियल। तो बल्क मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कन्फाइंड देयर साइज अबाउट द नैनो रेंज, ये नैनो रेंज से बड़ा होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये नैनो स्केल में होता है, यानी कि 0 से लेकर 100 नैनोमीटर होता है, अलोंग एनी डायमेंशन। तो यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी अपनी होती है, यानी कि ये चेंज नहीं करता, जो है ऐसी रहेगी। लेकिन नैनो साइज में जब लेकर आते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो वही रहती है स्टूडेंट, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज समहाउ चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उनका कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड का कलर गोल्डन होता है एक्चुअल में, जिसका तो नेचुरल कलर है, लेकिन जब इसको नैनो रेंज में लेकर आते हैं तो ये अपना कलर ही खो बैठता है, गोल्डन कलर ही गायब हो जाता है। अब ये इसका कलर जो होता है डिफरेंट नैनो स्केल पर, फ्रॉम रेड टू येलो, यानी कि कभी रेड है, कभी ब्लैक है, कभी येलो है, इस तरह के कलर चेंज करता रहेगा। तो गोल्ड जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है।
तो नैनो स्केल पर यानी कि नैनो मटेरियल जो होते हैं वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, somehow they will be change, और बल्क मटेरियल की ऐसी की ऐसी रहती है। तो यहां पर ये बल्क मटेरियल और नैनो मटेरियल में डिफरेंस था। एक्सप्लेन CO2 इज IR एक्टिव एंड N2 इज IR इनएक्टिव। देखिए IR एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? IR एक्टिव कंपाउंड्स वही होते हैं जब IR रेडिएशन को किसी केमिकल पर डालते हैं तो उनमें प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेट कब करेंगे? जब वो IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। अब इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किस कंडीशन में करते हैं? बॉन्ड अगर क्या होता है, बॉन्ड अगर ज्यादा स्टेबल है यानी कि डाइपोल स्टेबल नहीं है उसमें, तो वो क्या है, वो IR एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, IR रेडिएशन को शो नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हम जब देखते हैं तो उसमें दो चीजें देखी जाती है। अगर वो डाइपोल मोमेंट उसमें शो हो रहा है यानी कि डाइपोल स्टेब्लिश हो रहा है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज और एक जगह नेगेटिव चार्ज स्टेब्लिश हो रहा है, तो वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो वी आर, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करता है, कैसे शो करता है वो भी देख लें। देखिए इसमें एक बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है, एक बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है, और यहां पर जब ये ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन कैरी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन स्लाइटली कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, तो देयर विल बी स्टेब्लिश अ डाइपोल, डाइपोल स्टेब्लिश हो जाता है, डाइपोल स्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेजोनेंस, ठीक है ना। कभी यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कभी इस वाले पर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, डाइपोल स्टेब्लिश होता है, डाइपोल मोमेंट इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो इट इज IR एक्टिव, इसीलिए ये क्या होगा, IR एक्टिव होगा। नाइट्रोजन डज नॉट हैव डाइपोल मोमेंट, नाइट्रोजन क्या है, डाइपोल मोमेंट नहीं शो करता है। N2 एंड यहां पर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो नो डाइपोल IR इनएक्टिव, इसलिए ये IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। अब आता है कमेंट द यूज ऑफ एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ जिंक। एल्यूमिनियम को यूज क्यों किया जाता है, जिंक कमेंट द यूज ऑफ द एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ जिंक फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। देखिए एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन में, आयरन को बचाने के लिए, आयरन का जंग ना लगे, तो वहां पर एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है, जिंक को हटाकर एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज हायर देन दी जिंक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एल्यूमिनियम का ज्यादा है, जिंक का कम है, इसलिए एल्यूमिनियम जो होता है मोर एनोडिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू द जिंक, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा रूल है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से ज्यादा होगा, इसलिए जिंक को रिप्लेस करके, जिंक को यूज ना करके हम किसका यूज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर लेते हैं, ताकि कैथोडिक प्रोटेक्शन में आयरन की रस्टिंग ऑफ आयरन रुक जाए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल कंटेनिंग द impurities of calcium bicarbonate 81 milligram per liter, give your answer in terms of the degree French में। तो यहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस निकालनी है और डिग्री फ्रेंच में आंसर देना है। तो देखिए इसकी सिंपल सी बात है, हार्डनेस निकालनी है, हार्डनेस इज इक्वल टू होता है 100 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ द सॉल्ट, और ये आंसर आ जाता है ppm इन टर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। 100 डिवाइड बाय मोलिकुलर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है, हाइड्रोजन का 2 ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 2 इंटू 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 है इसमें 6 इंटू 16 हो जाएगा, तो 40 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 96, सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 162 यूनिट आ जाएगा। तो 100 बाय 162 डिवाइड बाय
81, इसमें जो टोटल वेट दे रखा है वो कितना है 81। 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 ppm आ जाएगा। अब इसको डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना है तो हार्डनेस क्या आ जाएगा, रिलेशन है 1 ppm में 0.1 डिग्री फ्रेंच होते हैं। तो 50 ppm में कितना हो गया स्टूडेंट, 0.1 इंटू 50 यानी कि 5 डिग्री फ्रेंच, 5 डिग्री फ्रेंच। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट इसका। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4.2 ग्राम ऑफ द कोल सैंपल वाज जेल्डलाइज। जेल्डलाइज मेथड यानी कि जेल्डाल मेथड से अमोनिया गैस रिलीज होती है। इसको एब्जॉर्ब किया जाता है 30 मिली ml ऑफ 0.1 NH2SO4 में। आफ्टर एब्जॉर्प्शन एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ 0.1 NaOH फॉर न्यूट्रलाइज, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कोल। अब देखिए ये क्या है, जेल्डाल मेथड, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल दी जाती है अल्टीमेट एनालिसिस में, प्रोसेस में। अल्टीमेट एनालिसिस प्रोसेस में होता क्या है एक्चुअल में देखिए कोल को लिया जाता है, कोल को लिया जाता है और इस कोल को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। कोल वाज जेल्डलाइज इवोल्व अमोनिया गैस, अमोनिया गैस इसमें से निकलती है, एब्जॉर्ब किया जाता है 30। जब कोल को बर्न किया जाता है, ठीक है ना, और इसमें से जब अमोनिया गैस निकलती है, NH3 गैस निकलती, इसको बर्न किया जाता है H2SO4 की इन प्रेजेंस में, ठीक है ना, अमोनिया गैस निकलती है। अब इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर H2SO4 में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो कुछ ये जो H2SO4 में एब्जॉर्ब किया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो एसिड बचता है, एसिड जो बचेगा, एसिड को टाइट्रेट किया जाता है NaOH या KOH से, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। नाइट्रोजन की परसेंटेज में क्या होता है, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है। देखिए वेट ऑफ द कोल, कोल का वेट दे रखा है 4.2 ग्राम। कोल लिया, उसको बर्न किया, उसको जलाया, जलाने के बाद में H2SO4 की प्रेजेंस में जला देते हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना लेता है। तो अमोनिया बाहर निकलती है, ठीक है ना, इवोल्व अमोनिया गैस एब्जॉर्ब इन 30। ये अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है H2SO4 में। H2SO4 में एब्जॉर्ब करते, H2SO4 स्टैंडर्ड लिया जाता है, स्टैंडर्ड H2SO4 लिया जाता है। तो यहां पर स्टैंडर्ड H2SO4 कौन कितना लिया, 30 ml एंड 0.1 NH2SO4 लिया, राइट, 30 ml लिया। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद में जो बचा हुआ एसिड होता है, यानी कि कुछ गैस तो एब्जॉर्ब हो गई, बची हुई गैस जो बाहर निकलती है, ये इसको, इसके लिए फिर एक्सेस एसिड लिया जाता है, यानी कि NaOH लिया जाता है, 5 ml NaOH ले लिया जाता है और इसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद में परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन निकालनी होती है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम, एसिड का वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ, देखिए ब्लैंक टाइट्रेशन यानी कि कितना एसिड लिया, और बैक टाइट्रेशन रीडिंग माइनस बैक टाइट्रेशन यानी कि जो बचा हुआ एसिड था, ठीक है ना, वो कितना बचा था। तो 30 माइनस 5 यानी कि 30 ml है और 5 ml क्या लिया, NaOH लिया था, ठीक है ना, NaOH लिया था। ये किसके लिए यूज हुआ, H2SO4 को कंज्यूम करने के लिए। तो ये भी H2SO4 की रीडिंग हो गई। तो 30 माइनस 5 यानी कि 25 ml यूज हुआ, जिसने अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया। तो 25 ml क्या हो गया, वॉल्यूम कंज्यूम हो गया। तो फॉर्मूला क्या है नाइट्रोजन परसेंटेज का, नाइट्रोजन परसेंटेज का वॉल्यूम एब्जॉर्ब, नॉर्मेलिटी कितनी है, ठीक है ना, इंटू 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ द कोल। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। वॉल्यूम कंज्यूम कितना आ गया 25, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितनी आ गई 0.51 और 1.4 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, वेट ऑफ द कोल कितना 4.2, तो ये आ गया 0.83% ऑफ द नाइट्रोजन। ये द स्ट्रक्चर ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर का स्ट्रक्चर पूछा गया है। वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, सल्फर को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसमें, वो रबर के अंदर। देखो नियोप्रीन को आइसोप्रीन रबर वल्केनाइज्ड बाय सल्फर।
तो वल्केनाइज इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सल्फर एटम क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमराइजेशन चेन ऑफ द रबर। एक रबर के अंदर यानी कि नेचुरल रबर के अंदर अगर हम सल्फर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देखिए इस तरह से एक पॉलीमेरिक चेन होती है, राइट, इस तरह से एक पॉलीमेरिक चेन होती है, तो यहां पर डबल बॉन्ड टूटता है और सल्फर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, सल्फर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इस तरह से पॉलीमेरिक चेन में सल्फर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, सल्फर यहां पॉलीमेरिक चेन के अंदर आ जाता है, राइट, और यहां पर क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाता है, जिसको कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर। तो वल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सल्फर एटम क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन रबर सो ऑब्टेन नॉन इज द वल्केनाइज्ड रबर। पॉलीआइसोप्रीन वल्केनाइज बाय सल्फर, पॉलीआइसोप्रीन को रबर से वल्केनाइज कर दिया जाता है, तो ये वल्केनाइज प्रोसेस था। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन दो सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट को पॉलीमराइज करने का एक प्रोसेस होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। डिफरेंट पॉलीमेरिक यूनिट अगर यूज करते हैं मोनोमेरिक यूनिट को तो वो हो जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। यहां पर कंडीशन ये होती है कि कोई सी भी जब पॉलीमराइजेशन होता है तो उसमें कोई सी भी स्मॉल यूनिट बाहर नहीं आती, ठीक है ना, कोई सी भी स्मॉल यूनिट जैसे कि वाटर है वगैरह ये बाहर नहीं आता है, जैसे कि इथाइलिन पॉलीइथाइलिन बनाने का प्रोसेस होता है तो उसमें कोई भी यूनिट बाहर नहीं आती, ठीक है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो टूटते जाते हैं और चेन बनती जाती है। तो यहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो गया, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, स्मॉल यूनिट जैसे कि पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर आती है, जैसे नायलॉन के केस में है, नायलॉन के केस में नायलॉन 6 भी बताया आपको, उसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, तो वो यूनिट क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन होती है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो जाता है। तो ये चीजें थी, डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ वल्केनाइज्ड रबर। एक क्वेश्चन जो है यहां पर 10 क्वेश्चन नंबर वो और बता देते हैं आपको। देखिए ये है टू मोनो आइसोमर्स है एक्स एंड वाई हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, C3H6O गिव द IR बैंड। इसके दो मोनोमर्स निकल कर आते हैं A एंड B। एक का जो IR बैंड है वो 1717 पर सेंटीमीटर पर एब्जॉर्ब करता है, जबकि दूसरा है 3550 पर सेंटीमीटर पर एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों का आपको IR एब्जॉर्प्शन बैंड दे रखी है। यहां पर मोनोमेरिक यूनिट का आपको स्ट्रक्चर पूछा है, ये जो दो आइसोमेरिक यूनिट है इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखिए 1717 पर सेंटीमीटर पर कीटोन एब्जॉर्प्शन देता है। क्या देता है? कीटोन एब्जॉर्प्शन देता है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो ये होगा एसीटोन का, C+O CH3CH3। तो ये इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड होगी वो कितनी होगी? 1717 पर सेंटीमीटर, राइट। 3 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया और 6 इसमें ये हो गए। अब दूसरा आता है, देखिए सेकंड क्या है? सेकंड है इसमें 3550 पर सेंटीमीटर। 3550 पर सेंटीमीटर जो आता है वो किसका है? वो भी जो है इसमें कीटोन्स लाइक ही मॉलिक्यूल होता है, जिसमें ये आ जाएगा CH3 CH2। इसमें 3 कार्बन है, CH3 CH2 CHO, 6 इसमें CH3 CH2 CHO। एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड्स में भी पॉसिबल, तो ये C+O CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड H, यानी कि इसमें 3 और 1 4 5 और 1 6। एल्डिहाइड्स में भी जो इसमें ये हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेनल। तो दूसरा का जो आइसोमेरिक यूनिट होगा वो क्या होगा? प्रोपेनल इसके अंदर में भी पॉसिबल, जो कि जिसका IR बैंड जो होता है एल्डिहाइड का वो नियर 3550 पर सेंटीमीटर पर होता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चन सारे बता दिए गए हैं स्टूडेंट्स। आपका एग्जाम बिल्कुल करीब में है, बहुत अच्छी तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें और
कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको समझ में आए हैं। ठीक है, लाइक्स और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें लेक्चर को, और व्यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस लेक्चर।